एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस तो अवेलेबल हैं ही, साथ ही अवेलेबल हैं ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। और आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जो आपको मिल जाएंगे यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें करना है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जिसका आज है लास्ट लेक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस की पूरी कहानी आपने समझ ली। अब इस कहानी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, राइट आपको उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, that what are the factors which affect photosynthesis। ये प्रोसेस आज हम स्टार्ट करेंगे। इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है मैम? सेशन को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करते रहना होता है पूरे लेक्चर में। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखो भाई, अभी तक आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो, राइट? अभी तक आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो कि ये क्या प्रोसेस है, कैसे यहाँ से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से, ठीक है, अलग अलग साइकिल्स को यूज करके C3 या C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बना? ग्लूकोज बना, राइट? तो शुगर्स का सिंथेसिस, एनर्जी और ऑक्सीजन, ये सब कुछ कैसे बना, ये पूरी रिएक्शन हमने समझी, इस पूरी प्रोसेस को हमने समझा। अब इस ही प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखते हैं जरा फटाफट से। आ जाओ, चलो भाई चलते हैं, तो चली चलते हैं, क्यों निधि क्या बोलती हो? आप तो चली चलते हैं, आ जाओ। तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। ठीक है, वो फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। An understanding of the factors that affect photosynthesis is necessary, and the rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plants including crop plants। क्या मतलब है इन बातों का, क्या कहना चाहती है NCERT आपसे, ध्यान से समझेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको हर एक एस्पेक्ट से, ठीक है, जो आपने पूरे लेक्चर में पढ़ा है ना, उसके हर एक एस्पेक्ट से टच करवा के लेकर आएगा। क्या कहा है कि इन सारे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स में किसी भी प्लांट की यील्ड को डिटरमाइन करने के लिए। फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स। फोटोसिंथेसिस कई सारे फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में होती है, जैसे कि बोथ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट प्रोसेस। ये टॉपिक आपने कई सारी प्रोसेसेस में पढ़ा हुआ है। कोई भी प्रोसेस आप पढ़ते हो तो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आप पढ़ते हो। वैसे ही उन फैक्टर्स में आप ये पढ़ते हो कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से। जैसे किसी क्लोज्ड सिस्टम में होने वाली प्रोसेस, राइट, किसी क्लोज्ड सिस्टम में होने वाली अगर प्रोसेस है, तो उस सिस्टम के अंदर वाले जो भी सब्सटेंसेस हैं वो उस प्रोसेस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, और उस सिस्टम के बाहर वाले जो भी फैक्टर्स हैं वो उसे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। इसी को पढ़ते हो आप इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। तो बस वैसे ही आपको समझना है कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब इन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझते हैं, आ जाओ भाई समझते हैं। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। जो प्लांट फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इंटरनल में अगर हम बात करें, ठीक है, इंटरनल में अगर हम बात करें तो क्या क्या आएंगे?
कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है अंदर, ये सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इन सब से ही होता है। ये सारे के सारे मटेरियल मिलते हैं ना, इन सब का यूज है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो कौन सा मटेरियल कितना है, कहाँ है भी या नहीं है, हर चीज से फर्क पड़ेगा ना फोटोसिंथेसिस को। बिल्कुल पड़ेगा मैम, बिल्कुल पड़ेगा। The plant or internal factors are dependent on the genetic predisposition and growth of the plant. Plant और जो internal factors हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और प्लांट की ग्रोथ पर, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स, कितना उसका क्या जेनेटिक मटेरियल है और प्लांट की ग्रोथ, इन सारी चीजों को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहर से क्या क्या लेता है प्लांट, ये सारी चीजें तो उसके अंदर है। प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स में ये सारी चीजें तो उसके अंदर है ना, कि उसका नंबर, साइज, एज के कितनी लीव्स हैं, उनका ओरिएंटेशन, मेसोफिल सेल्स कितनी हैं, क्या साइज है, ओरिएंटेशन, क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कितना है अंदर, क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है अंदर, ये सब तो इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नली क्या क्या चीजें प्लांट जो है वो लेता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो वो लेता है क्या, सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारी चीजें लेता है, राइट। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड व्हाट, एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन सब की अवेलेबिलिटी जो कि एक्सटर्नली प्लांट गेन कर रहा है, इन सब की अवेलेबिलिटी भी फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेगी कि वो कम हुआ या ज्यादा हुआ। बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, आज के लेक्चर में कुछ भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फोटोसिंथेसिस जब पढ़ ही लिया तो अब उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में आपको कहाँ दिक्कत आएगी और क्यों दिक्कत आएगी, जब आपको पता है ना कि इन सब का रोल क्या है, आपको पता है ना कि सनलाइट के बिना लाइट रिएक्शंस नहीं होंगी, आपको पता है ना कि टेम्परेचर ऑप्टिमम होना जरूरी है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होना जितना जरूरी है उससे ज्यादा तो मतलब मैम क्या ही बात करें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही कम होगी तो वो क्या फिक्स करके ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, और ज्यादा लिया कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा फिक्स करके दे दी। वाटर अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, वरना प्लांट की फंक्शनिंग में ही इफेक्ट होगी ना वो तो भाई वाटर अवेलेबिलिटी जरूरी है, वरना कैसे करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिलीज कैसे करेंगे, दिक्कत आएगी मैडम। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम किसकी, इंटरनल फैक्टर्स की भी, तो यहाँ इनका भी आपको फंक्शन पता है, मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो प्लांट गेन कर रहा है वो तभी तो कर पा रहा है ना जब इंटरनली ये सारी चीजें अवेलेबल है। क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में ये मेसोफिल्स नहीं होती, ये लीव्स नहीं होती, ये सारा स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो कैसे अडेप्ट करते, कैसे एक्वायर करते, नहीं कर पाते ना। तो बस बात खत्म, बात खत्म मैम। यहाँ तक की तो बात बहुत इजी निकली, यहाँ तक की बात तो बहुत इजी निकली। बस ऐसे ही इजीली ये पूरा का पूरा लेक्चर निकल जाए तो मजा आ जाए। देखो भाई इजीली ही निकलेगा। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइजेस, जैसे जैसे प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है, ऑल दीज फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। ये सारे फैक्टर्स उसके रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है ये सारे फैक्टर्स उसके रेट को अफेक्ट करते हैं। एंड हेंस दो several factors interact and simultaneously affect photosynthesis, कई सारे फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं। यूजुअली अगर हम बात करें, वन फैक्टर इज द मेजर कॉज और इज द वन दैट लिमिट्स द रेट। एक फैक्टर ऐसा है जो सबसे बड़ा कॉज है और सबसे ज्यादा उसके रेट को जो है वो प्रॉपर तरीके से वो लिमिट करता है। कौन सा है वो, ठीक है। तो hence at any point the rate will be determined by the factor available at suboptimal levels। मतलब किसी भी पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस के आप रेट को पता लगा सकते हो, किसी भी वक्त किसी भी प्लांट में आप उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो, जो भी सब ऑप्टिमल लेवल्स पर फैक्टर्स अवेलेबल हैं ये पता करके। जैसे जैसे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे वैसा वैसा ही रेट होगा फोटोसिंथेसिस का।
क्लियर है बात इतनी? जैसे जैसे फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी वो ही डिपेंड करेगा उसी चीज पे, वही डिटरमाइन करेगी, वही मेक श्योर करेगी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना होना है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? सभी को बताओ जल्दी से, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। When several factors affect any biochemical process, जब कई सारे फैक्टर्स किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करें, ठीक है, जैसे कि इसमें फोटोसिंथेसिस में कई सारे फैक्टर्स है ना, फोटोसिंथेसिस में कई सारे फैक्टर्स हैं, तो वही वो कह रहे हैं कि जब कई सारे फैक्टर्स किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करें तो ब्लैकमैन्स, ठीक है, 1905 में ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स comes into effect. This states the following. ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स यहां पर अप्लाई हो जाता है हर उस प्रोसेस में, हर उस प्रोसेस पे अप्लाई हो जाएगा, हर उस बायोकेमिकल प्रोसेस पर अप्लाई हो जाएगा जिसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कई सारे हों, ठीक है। जब कई सारे फैक्टर्स किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स अप्लाई हो जाएगा। और ये क्या कहता है? दिस स्टेट्स दैट इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड, कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस, ठीक है, एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होती है, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value, and it is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो, देखो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स 1905 की कहानी, ठीक है। देखो क्या कहा है इन्होंने इसके लिए, क्या कहता है ये लॉ कि अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस, ठीक है, अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, ठीक है, ठीक है, एक से ज्यादा फैक्टर्स से अफेक्ट होती है अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर। तो उसका रेट आप किससे डिटरमाइन करोगे? ये है तो बेसिकली आपका केमिस्ट्री का लॉ, लेकिन ये भी क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी पूरी केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये कह रहे हैं कि जब कोई भी प्रोसेस, ठीक है, एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होती है तो उसके रेट को आप कैसे डिटरमाइन करते हो? आप उस फैक्टर से डिटरमाइन करते हो जो कि बिल्कुल नियरेस्ट हो उसकी मिनिमल वैल्यू के, डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, जो अपनी मिनिमम वैल्यू के बिल्कुल पास हो। तो इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस। तो वही वो फैक्टर होता है जो डायरेक्टली उस प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा होता है इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। अगर आपने उसकी क्वांटिटी चेंज कर दी तो वो डायरेक्टली उस प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो वो फैक्टर क्या होता है? वही फैक्टर से आप रेट डिटरमाइन करते हो उस प्रोसेस का, उस बायोकेमिकल प्रोसेस का। ये कहता है रेट, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अब इस बात के आगे देखते हैं भाई क्या कहानी चलेगी। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के केस में, despite the presence of a green leaf and optimal light and carbon dioxide conditions, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. जैसे कि अगर हम ये कहें कि भले ग्रीन लीफ प्रेजेंट है, ऑप्टिमल लाइट भी मिल रही है, सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर प्लांट जो है टेम्परेचर बहुत लो होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग अगेन। और यही चीज सेम लीफ, ठीक है, और यही चीज पूरी की पूरी सेम लीफ को अगर आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दिया, ऑप्टिमल टेम्परेचर दे दिया, तो वो फिर से फोटोसिंथेसाइज करना शुरू कर देगी। तो यही तो उन्होंने कहा था कि ऐसा फैक्टर जिसकी मिनिमम वैल्यू भी, ठीक है, क्या कर दे, उसके रेट को अफेक्ट कर दे, उसी से रेट डिटरमाइन करना है। तो यही तो हुआ, प्रोसेस को अफेक्ट किया है ना, केमिकल प्रोसेस को इसने, फोटोसिंथेसिस को किसने? टेम्परेचर ने। के टेम्परेचर अगर लो हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी लो हो जाएगा। तो यही उन्होंने कहा कि ये बताएगा यहाँ पर आपको, टेम्परेचर बताएगा कि अगर आपने सही टेम्परेचर दिया है सेम लीफ को भी, तो देखो वो फोटोसिंथेसाइज करने लगी ना फिर से, मतलब इससे डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो रहा है। तो क्या सिर्फ इसी से हो रहा है? क्या सिर्फ इसी से हो रहा है? चलो
तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को बहुत बढ़िया तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को बढ़िया तरीके से अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइट। ठीक है, देखो, we need to distinguish between light quality, light intensity and the duration of exposure of light while discussing light as a factor that affects photosynthesis। बात करेंगे भाई कि हमें लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट पर डिस्कस करना पड़ेगा while discussing light as a factor that affects photosynthesis। जब भी हम ये बात करें कि लाइट वो फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, तो ये सारी बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ आप एक टर्म लाइट यूज नहीं कर सकते, आपको लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, कितने ड्यूरेशन तक वो एक्सपोजर मिला है लाइट से प्लांट को, ठीक है, ये सारी चीजों को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे एज अ होल कि लाइट जो फैक्टर है वो अफेक्ट किस तरीके से कर रहा है। तो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट्स एट लो लाइट इंटेंसिटीज। अगर लो लाइट इंटेंसिटी पर कितनी लाइट मिली, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, कितनी लाइट आके इंसिडेंट हुई और कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ, इस बात पर जो अगर आप इसका एक ग्राफ बनाओगे तो आपको मिलेगी एक लीनियर रिलेशनशिप। क्या मिलेगी? आपको मिलेगी एक लीनियर रिलेशनशिप। ये देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, सी दिस ग्राफ, दिस शोज the linear relationship between light incident and carbon dioxide fixation। ये लो लाइट इंटेंसिटी पे कहानी थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एट हायर लाइट इंटेंसिटीज, कि अगर लाइट इंटेंसिटीज हम कैसी रख लें, हायर, तो ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, जो रेट है वो अब उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। एज अदर फैक्टर्स बिकम्स लिमिटिंग, क्योंकि बाकी फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे, लिमिटिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट, कि लाइट सैचुरेशन जो है वो फुल सनलाइट के 10% के आसपास होता है, ठीक है। लाइट सैचुरेशन की अगर हम बात करें कि फुल सनलाइट जितनी भी अवेलेबल है उसका 10%, एंड हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड, तो अगर हम उन प्लांट्स को छोड़ते हैं बस जो शेड में है, ठीक है, जो कंप्लीट एक्सपोजर में उनकी बात करें, ठीक है, जो शेड में है या डेंस फॉरेस्ट में दूसरे बड़े पेड़ से घिर गए हैं, ढक गए हैं, उनकी बात छोड़ें, जो डायरेक्टली एक्सपोजर में है उनकी बात करें। लाइट इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, तो लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है इस प्रोसेस का, ठीक है, लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है इस प्रोसेस का। Increase in incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis। लेकिन हाँ, अगर इंक्रीज हम बात करें कि इंक्रीज इन लाइट के बहुत ज्यादा ही वक्त तक लगातार और बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत ज्यादा जो टॉल हाइटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही होती है, बहुत तेजी से पड़ रही होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे जो उनका क्लोरोफिल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, डैमेज हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। लाइट के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि वो कैसे क्या फैक्टर है, लिमिटिंग तो नहीं है कभी भी। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से कैसे फर्क पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से कैसे फर्क पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का इज वेरी लो, बिटवीन 0.03 to 0.04% के आसपास इसका कॉन्सेंट्रेशन है। ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है।
इसकी मिनिमल वैल्यू है, देखो कितनी मिनिमल इसकी वैल्यू है, उसके बाद भी ये एडवर्सली अफेक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी तो फिक्स कैसे करोगे? ठीक है, तो ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, और लाइट लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं। Increase in concentration up to 0.05% can cause an increase in carbon dioxide fixation rates. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जिस रेट पर चल रहा है उसमें अगर इंक्रीज लेके आना है तो कम से कम 0.05% तक तो हो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन उस एटमॉस्फेयर में। बियॉन्ड दिस द लेवल्स कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर चला गया तो फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफी डैमेजिंग होंगे, काफी डैमेज कॉज करने वाले होंगे। ठीक है, तो बियॉन्ड दिस द लेवल्स कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। इसके आगे जाने पर जो रिजल्ट्स हैं वो काफी डैमेजिंग होंगे ओवर लॉन्ग पीरियड्स। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की ये बात हुई। द C3 एंड C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। C3 C4 प्लांट्स में भी भाई हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो एक्सेप्ट करने बैठा है ना वो मॉलिक्यूल, तभी तो शुरू होगी ना प्रोसेस। तो C3 C4 प्लांट्स भी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर। ये आपने देखा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तभी उससे क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, बाइंड होता है। कौन? किसी के बारे में तो आपने देखा था, कल की बात है, लास्ट में याद है सबने, हमने एक टेबल भरी थी, हमने एक टेबल फिल की थी कि किसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर ऑक्सीजन से, दोनों के रेशो पर डिपेंड करती है कि जो ज्यादा होगा। अगर इक्वल है दोनों के रेशो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, लेकिन अगर रेशो में क्या है गड़बड़, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ऑक्सीजन कम, तो फिर किससे बाइंड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन से करेगा। ऐसी किसी की बात हमने की तो थी, कौन था वो? क्या किसी को याद है किसकी बात की थी हमने? RUBP की बात हो रही है या PEP की बात हो रही है या रुबिस्को की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी भरो भाई, कमेंट बॉक्स को भरो, जल्दी से भरो। किसकी बात हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने वाली प्रोसेस, फिनोमिना, ये टेंडेंसी, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी। जल्दी बताओ, जल्दी से भर दो कमेंट बॉक्स को, किसकी बात चल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चलो भाई देखते हैं किसकी थी वो कंबाइनिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग एफिनिटी, जो एक के लिए कम थी एक के लिए ज्यादा थी, या डिपेंड कर रही थी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। राइट, कि अगर जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा तो उससे बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा तो उससे बाइंड कर जाएगा। या फिर अगर हम उस कंडीशन की बात करें कि अगर मैम दोनों का रेशो इक्वल हुआ तो उस केस में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रायोरिटी देगा। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन था? वो था रुबिस्को। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रुबिस्को की। राइट, रुबिस्को की बात कर रहे हैं, इसी का था ये सारा फंडा। राइट, तो चलो देखते हैं अभी तक हमने क्या देख लिया इसके बारे में। सी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करने वाला रुबिस्को। ठीक, लो लाइट कंडीशंस में नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड्स टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस। ठीक है, अगर लो लाइट कंडीशंस होती हैं तो कोई भी ग्रुप, चाहे वो C3 वाला हो चाहे वो C4 वाला हो, ठीक है, अगर लो लाइट कंडीशंस हैं तो कोई भी ग्रुप, चाहे वो C3 वाला हो चाहे वो C4 वाला हो, वो हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, लो लाइट कंडीशंस पे। और अगर बात करें मैम हाई की, राइट, अगर हम एक एस्पेक्ट से डील कर रहे हैं लो लाइट से तो हम हाई लाइट की भी बात करेंगे ना। तो हाई लाइट इंटेंसिटीज में क्या होगा? बोथ C3 and C4 plants show increase in the rates of photosynthesis। ऐसे कॉन्सेप्ट लर्न करने में बहुत इजी लगता है ना, जिनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, जिनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स लर्न करने में बहुत ही मजा आता है। क्यों? क्योंकि देखो लाइट अगर कंडीशंस क्या है, लो लाइट कंडीशंस है, तो कोई भी ग्रुप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कितना भी बढ़ा लो तुम तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, राइट, कितना भी बढ़ा लो तुम, कितना भी हाई लेवल कर लो, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्यों? लाइट कंडीशंस लो है ना। इनिशिएट तो प्रोसेस लाइट रिएक्शन से होती है ना, उसे कैसे भूल जाए, उसे कैसे भूल जाए कि PS1 और 2 इन्हीं से, इनिशिएशन तो लाइट रिएक्शन से ही हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे, जंप मारेंगे, तभी तो कहानी शुरू होगी। वो ही नहीं होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ही नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके?
कोई मतलब नहीं है। तो दोनों ही C3 एंड C4 दोनों ही ग्रुप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस पर। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगते हैं कि हाँ, हाई अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी है तो दोनों रिस्पॉन्ड करेंगे, दोनों का रेट बढ़ जाएगा। ऐसे अगर इनमें किसी एक में भी कॉन्फ्लिक्ट होता ना कि यहाँ C3 यहाँ C4, फिर कंफ्यूज हो जाते। अब कैसे समझे? समझ तो आ गया, पर याद कैसे रखें कौन सा वाला C3 का है, कौन सा वाला C4 का है? फिर कोई जिंगल बनाओ, फिर ये दिक्कत, फिर वो दिक्कत, 50 दिक्कत है, राइट? अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। लो लाइट इंटेंसिटी पे दोनों रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हाई लाइट इंटेंसिटी पे दोनों का रेट इंक्रीज हो जाएगा, एक बराबर बात। सिंपल है, सिंपल है, डिंपल है, जल्दी बताओ। सिंपल है, डिंपल है, जल्दी बताओ, जल्दी बताने का भाई, टाइम नहीं खोटी किया करो, फटाफट से बताओ। सिंपल है, डिंपल है, लो लाइट कंडीशन में दोनों रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कितना भी हाई कंडीशन हो कार्बन डाइऑक्साइड का। हाई लाइट इंटेंसिटी पे दोनों अपना रेट इंक्रीज कर देंगे ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, क्लियर कहानी, क्लियर कहानी, जल्दी बताने का भाई, जल्दी बताने का। क्लियर कहानी, C3 C4 प्लांट्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस पर, लो लाइट इंटेंसिटी पर अलग, हाई लाइट इंटेंसिटी पर अलग। ठीक है, चलो ला 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 ला। हाँ, आगे बढ़ेंगे भाई। What is important to note is that the C4 plants show saturation at about 360 microliter, ठीक है, inverse, while ये inverse को ऐसे क्यों लिख दिया भाई? ये तो गलत बात है ना, ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है? चलो अपन इसको ठीक करते हैं, अब भी ठीक करके देते हैं, अब भी ठीक करके देते हैं, अब भी ठीक करके देते हैं आपको। इनवर्स को लिखने का तरीका बोले तो गलत, बोले तो सही, बोले तो गलत, अब बोले तो सही। ठीक है, चलो, तो हाँ, बात कर रहे थे हम किसकी? C4 प्लांट्स के सैचुरेशन और C3 प्लांट्स के सैचुरेशन की बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। C4 प्लांट्स क्या सैचुरेशन शो कर रहे हैं? दिस वैल्यू, while C3 responds to increased carbon dioxide concentration and saturation will be higher। saturation जो है वो इससे ज्यादा ही होगा। कंपेयर करोगे किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है? ज्यादा है मैम C3 का। देखो, C4 plants saturation at about 360 and C3 responds to increased carbon dioxide concentration and saturation is seen only beyond 450, beyond 450। ठीक, तो thus current availability of carbon dioxide levels is limiting to the C3 plants। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो C3 प्लांट्स के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर हुआ, क्योंकि उनकी, ठीक है, क्योंकि उनकी मिनिमल वैल्यू भी उसे क्या कर दे रही है? अफेक्ट कर दे रही है। ठीक है, हमने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में यही देखा है कि जिसकी मिनिमम वैल्यू भी जिस फैक्टर की क्या कर दे, उसके रेट को अल्टर कर दे, वही उसका लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। तभी आप उस फैक्टर को लिमिटिंग कहते हो, अदरवाइज नहीं कहते। जैसे हमने देखा था बिगनिंग में हमने देखा था, कौन से फैक्टर को देखा था भाई? कौन सा फैक्टर देखा था बिगनिंग में हमने कि ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है? लाइट, राइट? लाइट के बारे में हमने देखा था कि भाई ये कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कभी होती ही नहीं, आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट जो शेडेड और ये वाले रीजन के प्लांट को हटा दो, ये कभी भी क्या था? कभी भी ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं था। कहाँ गया लाइट? कहाँ लिखा था वो सेंटेंस? एक बार मैं हाईलाइट करके बता दूं आपको, किधर लिखा था भाई अपन ने? किधर लिखा था? दैट लाइट कैन नेवर बी अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। सी फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। कहाँ है लिमिटिंग फैक्टर? नहीं मिल रहा भाई मुझे। हाँ, ये रहा। लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। ठीक है, उन प्लांट्स को हटा दो आप जो शेड में हैं या किसी बहुत सारे बड़े बड़े घने पेड़ों के नीचे दबे हुए हैं, राइट? किसी भी शेड में है, तो उन प्लांट्स को अगर हटा दो तो लाइट कभी भी, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। बहुत ही रेयर कंडीशंस हैं ऐसी कंडीशंस, शेडेड, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट के अंदर दबे हुए, घिरे हुए, ऐसे प्लांट्स के अलावा लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पे कभी, क्योंकि होता ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें अपन,
कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन से कैसे फर्क पड़ेगा ये हमने डील किया। नेक्स्ट देखो अब, द फैक्ट दैट C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। जो C3 प्लांट्स हैं वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे? अपना इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाकर। ठीक है, C3 प्लांट्स जो है वो हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे? अपना इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाकर। ठीक है, जिससे हो रहा है क्या? हायर प्रोडक्टिविटी हैज बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटोज एंड बेल पेपर। ठीक, हायर प्रोडक्टिविटी किसकी दिख रही है? क्योंकि इन्होंने अपना फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ा दिया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा दिया तो ये ज्यादा खाना बनाना है, ज्यादा खाना बनाने तो ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं तो ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे। सिंपल। क्या किया मैम ये? क्या किया मैम ये? हाँ, ये तो बिल्कुल वो कहते हैं ना नॉन स्टॉप गाड़ी की तरह चला। चलो एक बार फिर समझ लेते हैं यार। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो ज्यादा एनर्जी बनेगी, ज्यादा फूड प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा फूड प्रोड्यूस होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतना ही प्लांट उसको यूटिलाइज भी करेगा। यूटिलाइज करेगा अगर इतना सारा खाना, इतनी सारी एनर्जी, तो उतना ही काम भी करेगा, और उतना काम करेगा, उतना ग्रो करेगा, उतना प्रोड्यूस करके देगा चीजें आपको, तो मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल है। अभी तो सुपर फास्ट नहीं लग रहा है। एक बार 5G, एक बार 2G, बोलो तो कैसा लगा? बोलो तो कैसा लगा? जल्दी बताओ। एक बार 5G, एक बार 2G है। मैडम बीच का कुछ लेके आओ कभी, 3G 4G के बीच का जैसे नेटवर्क चलता है आजकल, 3G 4G के बीच ही चलता है। ठीक है ना, प्रॉपर 4G चलता है और बातें सिर्फ 5G की चल रही हैं, तो वैसा ही चलता है नेटवर्क 3G 4G के बीच में, वैसा चले। चलो ठीक है, वैसे चलते हैं। तो वो फैक्टर, ठीक है, सॉरी फैक्टर तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है। फैक्ट कि C3 प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाकर। इससे ये समझ आता है कि भाई इनकी प्रोडक्टिविटी भी इसी की वजह से बढ़ जाती है, और फिर इन्हें यूज किया जाता है कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स को बनाने के लिए, जैसे कि टोमेटोज, जैसे कि बेल पेपर, एंड दे आर अलाउड टू ग्रो। ठीक है, और इन्हें ग्रो करवाया जाता है इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हाई यील्ड्स। ठीक है, इसीलिए क्योंकि पता है कि अगर इनको ऐसे एटमॉस्फेयर में ग्रो करवाया जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, और वहां पर तो हम चाह भी रहे ना कि कोई इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दे और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन दे दे, हम तो चाह भी यही रहे हैं। तो ऐसी जगह पर, ऐसे लोकेशंस पर जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर है, ऐसे एटमॉस्फेयर में इन प्लांट्स को, C3 प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है ताकि वहां पर वो क्या करें, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करें, बहुत सारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा दें और प्रोडक्टिविटी भी बढ़िया दे दें। तो आपको प्रोडक्ट भी मिल गया और आपका एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स हो गया, तो आपके लिए तो बेनिफिट ही है ना। आपके लिए तो बेनिफिट ही है, डबल डबल बेनिफिट है कि आपको प्रोडक्टिविटी भी मिल रही है, टोमेटो मिल रहे हैं, बेल पेपर मिल रहा है, और आपका एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स हो रहा है। डबल डबल फायदा मिल रहा है तो कोई क्यों ना करे। तो ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे रीजन्स पर जहां कार्बन डाइऑक्साइड रेट ज्यादा है, ठीक है, एनरिचमेंट ज्यादा है, वहां पर इन्हें ग्रो करवाते हैं। ठीक है, इन्हें ग्रो करवाते हैं, इसीलिए इन्हें ग्रीन हाउस भी कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करके दे रहे हैं आपको आपका एटमॉस्फेयर फिक्स करके दे रहे हैं, बेटर बना के दे रहे हैं, प्योरीफाई करके दे रहे हैं। ठीक है ना, आपको आपका एटमॉस्फेयर बेटर बना के दे रहे हैं, प्योरीफाई करके दे रहे हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड पूरा फिक्स करके आपको ऑक्सीजन रिलीज करके दे रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को भी तो बेटर बना रहे हैं ना, आपके लिए बेटर ब्रीदेबल एयर को प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही आपको टोमेटो भी दे रहे हैं, लाल लाल टमाटर। यार और क्या चाहिए, टमाटर के बदले आपको ऑक्सीजन मिल रही है। बदले नहीं, वैसे तो ये कहना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के बदले आपको टोमेटो और ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं। इससे ज्यादा फायदे की डील और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है इससे ज्यादा फायदे की डील? कुछ नहीं हो सकती मैडम। करवाएंगे, अपन भी करवाएंगे, जहां लगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है एटमॉस्फेयर में, C3 प्लांट को लेके आओ, कोई भी C3 प्लांट लेके आओ, ग्रो करवा दो, बढ़िया तरीके से अपना काम बनेगा। समझ आई बात? बताओ, समझ आई बात? जब भी लगे कि आसपास एटमॉस्फेयर में अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, फ्रेश एयर नहीं मिल रही, C3 प्लांट लाके लगा देना। ठीक है, C3 प्लांट लाके लगा देना, आपका काम बन जाएगा। बोलो करोगे?
हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लगाओगे प्लांट, लगाओगे कि नहीं? हैं, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, बोलते नहीं हो यार तुम लोग। देखो भाई, 2 फैक्टर पढ़ लिए हमने अभी, ठीक है, 2 फैक्टर पढ़ लिए हमने अभी। लाइट जो कि कभी लिमिटिंग फैक्टर होता ही नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जिसके लिए हमने अलग अलग वैल्यूज को, अलग अलग वेराइटीज को, अलग अलग कंडीशंस को पढ़ा कि किस कंडीशन में ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन से कब कैसे फर्क पड़ता है, इतना पढ़ा। नया फैक्टर स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर। फिर आएगा एक फैक्टर आपका वाटर, ठीक है। नया फैक्टर स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर, ठीक है। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर। लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, टेम्परेचर बचा है, देन वाटर पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, टेम्परेचर और वाटर पढ़ लेंगे। चलो आ जाओ, डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। जो डार्क रिएक्शंस होती है ना, वो क्योंकि कंप्लीटली लाइट ड्रिवन नहीं है, इसीलिए हमने उन्हें डार्क कहा था। ये बात भूलना नहीं कभी भी लाइफ में, ठीक है। कभी भी गलती से भी रिवर्स मत कर देना कि लाइट रिएक्शन मतलब लाइट की प्रेजेंस में होने वाली और डार्क रिएक्शन मतलब जब लाइट नहीं होगी तभी होगी, ऐसा नहीं है। उसको इस बात से लेना देना नहीं है कि लाइट है या नहीं है, उसे इस बात से लेना देना है कि जो कंप्लीटली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही डायरेक्टली, हाँ, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। लाइट रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनाएगी, उसके प्रोडक्ट से ये प्रोसेस चलेगी, है ना। पहले लाइट रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनाएगी, उसके प्रोडक्ट से ये प्रोसेस चलेगी। तो डार्क रिएक्शंस डजंट डिपेंड ऑन लाइट डायरेक्टली, बट दे डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। दे आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन रिएक्शंस, बट it is not the case that they will only occur on in the absence of light, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी मत समझना। क्लियर है इतनी कहानी कि लाइट की प्रेजेंस में होगी तो लाइट रिएक्शन और लाइट की एब्सेंस में होगी तो ही डार्क रिएक्शन, ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन होगी, अपने प्रोडक्ट बनाएगी, एटीपी, एनएडीपी, H+ सब बनाएगी, और इस प्रोडक्ट को यूज करके फिर डार्क रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो इसको डार्क रिएक्शन को कोई लेना देना नहीं है कि लाइट है नहीं है, उसको तो प्रोडक्ट मिला तो उसने अपना काम करा, प्रोडक्ट नहीं मिला तो नहीं करा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे मैम इनडायरेक्टली डिपेंड तो कर रही है लाइट रिएक्शन पे। अगर लाइट रिएक्शन नहीं हुई तो डार्क भी नहीं होगी क्योंकि इसको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन सब कुछ इनडायरेक्ट है। देखो, डिपेंडेंस पूरी जो इसकी है वो इनडायरेक्ट है, राइट, इनडायरेक्ट डिपेंडेंस है। तो सी अब देखते हैं अपन डार्क रिएक्शन की कहानी, टेम्परेचर को एक एज अ फैक्टर कि टेम्परेचर इसे कितना इफेक्ट करता है। टेम्परेचर का फर्क देखो, यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर से ये कंट्रोल होगी, ठीक है। टेम्परेचर का फर्क यहाँ पर सीधा सीधा पड़ेगा, बिल्कुल कंट्रोल होगी। डार्क रिएक्शंस क्योंकि एंजाइमेटिक होती हैं, डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। कैसी होती हैं ये? टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती हैं। डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं डार्क रिएक्शंस, ठीक है, एंजाइमेटिक होने की वजह से। एंजाइम्स का रिएक्शन आपको पता है, समझ आई क्या ये बात किसी को कि एंजाइमेटिक होने से टेम्परेचर का क्या रिलेशन बना? जल्दी बताओ, किस किस को समझ आई ये बात कि एंजाइम के होने से एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती हैं, तो टेम्परेचर से कंट्रोल कैसे हो रही है? याद करो, याद करो, आपने पढ़ा है कि एंजाइम्स, ठीक है, कहाँ पढ़ा है मैम हमने? अरे आपने पढ़ा है भाई बायोमोलिक्यूल में एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स का काम होता है कि ये अपने, अरे यार ऐसे ऐसे ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर से लिखेंगे। एंजाइम्स की कहानी में हम ये पढ़ चुके हैं कि इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करते हैं। एंजाइम्स को चाहिए इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, हर एंजाइम का उसका एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि मैं इतने टेम्परेचर पे बेटर काम कर पाऊंगा। एंजाइम सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट, पता है हमें ये सब बात। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, राइट, डैमेज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर होता है तो प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं? डीनेचर, डैमेज हो जाते हैं, वर्क नहीं करते फिर, राइट।
तो वही बात यहाँ पर अप्लाई होगी, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, है ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो वो बात यहाँ भी अप्लाई होगी। एंजाइम्स अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही अपनी बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर रिएक्शंस दिखाते हैं, बेटर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं कि मेरा पढ़ाई में मन लगता है दोपहर के 4 से लेकर शाम के 8, 9, 10 बजे तक, ठीक है, ये टाइम मेरे लिए बहुत बेटर सूटेबल है। और रियली मैं मतलब ये 4 से 8, 10 का जो टाइम है, इस टाइम पे मैं कोई भी काम मुझसे करवा लो बहुत बढ़िया एफिशिएंसी से करती हूँ। आप मुझसे बोलो सुबह उठ के कर दो मैडम काम ये वाला हमारा, ठीक है, सुबह 8 बजे उठ जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ, ये काम करके दे दो, तो उठने में कोई दिक्कत नहीं, उठ जाऊंगी, लेकिन मेरी स्पीड जो होगी, मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो उतना बेटर नहीं होगा। कब होगा? 4 से 10 के बीच में, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम है। उस टाइम पे मुझसे बहुत स्पीड में काम होता है, आप मुझसे कोई भी काम करवा लो, ठीक। तो ये हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, राइट। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि भाई मैं इतने टेम्परेचर पे अच्छा काम करके दूंगा, मुझसे अगर बेटर पूरा 100% एफिशिएंसी से काम करवाना है तो इस टेम्परेचर पे करवाओ, सिंपल है। तो वैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है भाई हर एंजाइम का। तो अब क्योंकि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। अगर आपने उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया तो वो बढ़िया काम करके देगी, नहीं दिया तो उसका काम जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। भाई आप गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि उसने तो पहले ही बोला था मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर 4 से 10 है। अब आप जबरदस्ती मुझे प्रेशराइज करके सुबह उठवा के 6 बजे और बोलो कि हमें तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट करके, तो भाई नहीं कर सकते, हमारी है ही नहीं कैपेसिटी, दिन में करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जैसे अगर किसी स्टूडेंट से बोला जाए, सबसे बोला जाए कि नहीं सबको सुबह उठ के ही पढ़ना है, भाई सबका नहीं मन लगता सुबह उठ के पढ़ने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ने से मतलब है ना, सुबह उठ के ही पढ़ो वाली बात किसने बोली आपसे, राइट। तो अगर किसी स्टूडेंट का सुबह उठ के पढ़ने में मन नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, उसका रात में मन लगता है वो रात में पढ़ ले, पढ़ तो रहा है ना, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। तो बस वैसी ही कंडीशन है एंजाइम्स की, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करना मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करना। और क्योंकि डार्क रिएक्शन भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है, तो मतलब ओवरऑल ये भी टेम्परेचर से कंट्रोल होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Dark reactions being enzymatic are temperature controlled. Dark reactions enzymatic होने की वजह से temperature controlled होती हैं। अगर किसी ने मना किया ना कि नहीं आई समझ में बात, दिया मैंने एक यहीं से सबको, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट आना चाहिए मुझे सभी का, सभी का कमेंट चाहिए मेरे को। आप लोग बोलोगे मैम आपको कैसे पता चलेगा हमने कमेंट किया या नहीं? जिस वक्त लेक्चर रिलीज होता है ना, जिस वक्त आप लोग उसे देख रहे होते हो, आपको पता है कि मैं उस वक्त आके देखती हूँ चैनल पर कि कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं और कितने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता चलता है तुम लोग की सारी एक्टिविटी के बारे में। ये मत सोचना कि मैडम का तो क्या ही पता चलेगा, सब पता चलता है मैडम को। जल्दी बजाओ, जल्दी 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 जल्दी, सभी के कमेंट फटाफट से। डार्क रिएक्शंस क्योंकि एंजाइमेटिक हैं इसीलिए टेम्परेचर कंट्रोल्ड भी हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, और एंजाइमेटिक रिएक्शन इसीलिए टेम्परेचर पर डिपेंड कर गई। दो द लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, लाइट रिएक्शंस भी टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, लेकिन ये उतनी ज्यादा, ठीक है, उतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती टेम्परेचर से, ठीक है, उतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती टेम्परेचर से जितनी ज्यादा डार्क रिएक्शंस होती हैं। C4 प्लांट्स जो है, ठीक है, द C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर्स, C4 प्लांट्स जो है वो हायर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करते हैं एंड शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाइल C3 प्लांट्स हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ठीक है, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो है ही बहुत लो, किसका? C3 का, ठीक है, C3 प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है ही बहुत लो। और बात करें अगर C4 प्लांट्स का, तो ये हायर टेम्परेचर्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर पे? कि फोटोसिंथेसिस भी बढ़ा लेते हैं अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो C3 प्लांट्स हायर टेम्परेचर पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये बढ़ा लेते हैं, जबकि हम C3 प्लांट्स की बात करें तो इनका काफी लो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ही लो है, ठीक है। C4 प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, C4 प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर्स पर? कि ये
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा लेते हैं। C3 प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि भाई इनका तो टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है ही लो, ठीक है, इनको लो टेम्परेचर ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depend on the habitat that they are adapted to। बिल्कुल डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। ये जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है ना, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रहेगा इनका, राइट, क्या वैल्यू रहेगी, कहाँ कितने टेम्परेचर पे ये अच्छा काम करके देंगे आपको फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये अलग अलग प्लांट का इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो प्लांट किस हैबिटेट में रह रहा है, ठीक है, वो प्लांट किस हैबिटेट में रह रहा है। इस बात का एग्जाम्पल आप कैसे लोगे, आपको याद होगा अपन ने जब एंजाइम्स पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स में, अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था उसका, कि जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, राइट, बैक्टीरियाज तो आपको पता ही है यूबिक्विटस है, हर जगह पाए जाते हैं, चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर वाला बिल्कुल वॉल्केनिक वेंट्स की बात कर लो आप, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड बर्फ के अंदर की बात कर लो आप, राइट, बर्फ की नदी की बात कर लो, हर जगह बैक्टीरिया तो पाए जाते हैं हर तरह के। तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इतने ज़्यादा, ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कि इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर के वॉल्केनिक वेंट्स में भी जो बैक्टीरिया अगर सर्वाइव कर रहा है, तो मतलब उसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो उतने ही हाई टेम्परेचर के लिए 90 डिग्री सेल्सियस के लिए भी वो क्या है, अडेप्टेड है, वो वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं उस बैक्टीरिया के अंदर, है ना। लेकिन अगर हम बात करें एंजाइम्स की नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर हैबिटेट में रहने वाले एंजाइम की, तो भाई एंजाइम के लिए 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत होता है। मतलब हम तो ये कह रहे हैं ना कि प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर्स पर डीनेचर हो जाते हैं। तो नॉर्मल वाले के लिए, जो नॉर्मल हैबिटेट के लिए अडेप्टेड है, उसके लिए 90 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन इनफ। वो उतने पे तो भाई उतना सोचेगा भी नहीं, उसके पहले ही डीनेचर हो जाएगा। लेकिन जो उसी कंडीशन में रह रहा है, जो उसी हैबिटेट में रह रहा है, वो तो उसके लिए अडेप्टेड है ना। बस वही बात समझनी है आपको कि देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिफरेंट प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा ना फोटोसिंथेसिस के लिए, कि कौन सा कितने टेम्परेचर पे अच्छा फोटोसिंथेसिस करके देगा, ये उसके हैबिटेट पर डिपेंड करता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म ही, ध्यान से समझना एक बार फिर से सेम एग्जांपल, अगर वो ऑर्गेनिज्म ही बिल्कुल वॉल्केनिक वेंट्स में रह रहा है, तो उसके लिए तो 90 डिग्री सेल्सियस बहुत ही बढ़िया है ना टेम्परेचर, क्योंकि वो तो उसी में रह रहा है, उसके लिए तो वो नॉर्मल हैबिटेट है। और अगर मैं बात करूं किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया की जो कि हमारी तरह इस नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह रहा है, नॉर्मल हैबिटेट में रह रहा है, उसके लिए तो भाई 50 डिग्री सेल्सियस भी बहुत है, वो तो उतने पे ही मर जाएगा, मौत आ जाएगी उसे, डीनेचर हो जाएगा, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। फिर बोलोगे मैम वो वाला एंजाइम भी तो प्रोटीन है, पर उसका हैबिटेट वही है ना, समझे बात। तो हैबिटेट पर डिपेंड करेगा उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो आगे देखते हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स की बात। ये एग्जांपल तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा भाई, कि जिसका हैबिटेट ही 90 डिग्री सेल्सियस में, जो वॉल्केनिक वेंट में रह रहा है, उसके लिए 90 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है। जो कश्मीर में रह रहा है उसके लिए माइनस में टेम्परेचर दिन रात देखना नॉर्मल है। आपके लिए तो आप किसी स्नो मस्ती में जाओगे तो ही देखोगे माइनस में टेम्परेचर, कहीं घूमने जाओगे तो ही देखोगे, राइट। तो ये चीजें क्या करती हैं भाई, हैबिटेट पर डिपेंड करती हैं। इतनी बात क्लियर है। चलो तो आप देखते हैं भाई, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडैप्टेड टू टेम्परेचर क्लाइमेट्स। ठीक, अब जो ट्रॉपिकल प्लांट्स है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही काफी हाई होगा, राइट। उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है वही लेवल काफी हाई होगा, नॉर्मली उनके लिए हाई होगा, क्योंकि उनका हैबिटेट ही वैसा है, ठीक है, क्योंकि उनका हैबिटेट ही वैसा है। तो हमें हमेशा ये नहीं देखना है कि 30 से ऊपर 30 से नीचे, हमें उनका ऑप्टिमम वैल्यू से देखना है। अगर उसकी ऑप्टिमम 90 है तो 90 से ऊपर 90 से नीचे देखोगे, अगर उसका ऑप्टिमम 30 है तो 30 से ऊपर 30 से नीचे देखोगे, अगर उसका ऑप्टिमम ही 20 है तो 20 से ऊपर 20 से नीचे देखोगे। इस तरीके से आप उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से उसे जज करोगे कि उससे कितना हाई जा रहा है, उससे कितना लो जा रहा है। क्लियर है क्या ये पॉइंट यार? एक बार मुझे बता दो, मुझे ऐसा लग रहा है एक बार मैं पहले पूछ लूं। ये लास्ट बचा है फिर फैक्टर अपना वाटर। एक बार जल्दी मुझे बता दो, ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप उसकी वैल्यू को जज करते हो कि वो उसके लिए हाई टेम्परेचर है भी या नहीं है, ठीक है। अपने अंदाजे से नहीं लगाते कि स्वाद अनुसार डाल दिया हमने 2 चुटकी नमक, बात खत्म, ऐसे नहीं सोचोगे आप, ठीक है। जल्दी बताओ, ये टेम्परेचर वाला फंडा क्लियर है सभी को? बिल्कुल सिंपल फंडा है, आपको बस ये याद रखना है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो टेम्परेचर जैसे ही हाई हुआ तो डीनेचर हो जाते हैं, और एंजाइम्स हमेशा अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर,
इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द लाइट रिएक्शन, ठीक है, इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द लाइट रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट rather than directly on photosynthesis. किसकी बात कर रही हूं मैं? even though, ठीक है, even though water is one of the reactants in the light reaction, भले ही water जो है वो light reaction में एक reactant है, even though water is one of the reactants in the light reaction, the effect of water as a factor is more through its effect on the plant. The effect of water as a factor is more through its effect on the plant rather than directly on photosynthesis. भले ही water जो है वो एक reactant है, ठीक है, light reaction का जो water का effect है ना as a factor ये ज़्यादा है plant के ऊपर rather than directly on the photosynthesis, ठीक है, photosynthesis पे effect डालने से ज़्यादा इसका plant पे effect पड़ता है, plant की growth, plant के functions पे effect पड़ता है। वाटर स्ट्रेस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखो, वाटर स्ट्रेस की वजह से जो स्टोमेटाज है ना, ठीक है, ये क्या होता है, क्लोज, और अगर ये क्लोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस, क्योंकि वही उसको गेन कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीफ विल्ट, और वाटर स्ट्रेस की वजह से लीव्स भी कैसी हो जाती हैं, उसकी विल्ट हो जाती हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, रोल हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, thus reducing the surface area। क्यों करती हैं वो ऐसा, क्यों करती हैं वो ऐसा? अगर लीफ को ऐसे रहना चाहिए तो उसको ऐसे ही रहना चाहिए ना, उसे क्या जरूरत है यहाँ से ऐसे फोल्ड 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 करके इतनी छोटी हो जाने की, ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। सरफेस एरिया कम होगा तो वो वाटर लॉस भी कम करेगी, ठीक है। तो वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बचाए रखने के लिए, अगर वाटर स्ट्रेस हुआ, पानी की कमी आई, तो लीव्स कैसी हो जाती हैं, विल्ट हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर लेती हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए पानी को बचा के रख सके और अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो कुल मिला के अगर कंक्लूजन निकालोगे वाटर फैक्टर का, तो वो क्या निकला कि वाटर स्ट्रेस से, ठीक है, वाटर स्ट्रेस से जो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसकी क्या रिड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस को हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली अफेक्ट हुआ, हम ये कहेंगे कि प्लांट के फंक्शन अफेक्ट होते हैं, प्लांट के ओवरऑल सारे फंक्शन अफेक्ट होते हैं वाटर स्ट्रेस से, सारे के सारे, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्ट की आप बात कर लो, रूट की, स्टेम की, लीफ की, किसी भी पार्ट की बात कर लो, फ्रूट की, फ्लावर की, हर एक का फंक्शन अफेक्ट होगा अगर प्लांट में वाटर स्ट्रेस है ना। क्लियर है इतनी बात। वाटर स्ट्रेस के क्या क्या दिक्कतें आपको बताएं कि भाई वो स्टोमेटा क्लोज कर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, कौन लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके, अगर वो लीव्स को फोल्ड कर देगा सारा, ठीक है, तो क्या होगा, उससे वाटर लॉस को बचा लेगा, लेकिन फंक्शन तो आधे हो जाएंगे ना, सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ तो फोटोसिंथेसिस भी तो आधी हो जाएगी। ये भी तो सोचो, पानी तो बचा लिया, इतनी बड़ी लीफ थी वो फोल्ड होके ऐसी हो गई, ठीक है, अब पहले वो इतने में लाइट कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करा रही थी, अब वो इतनी हो गई और कम कराएगी, वाटर लॉस कर बचा लिया तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस भी तो कम कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी, अगर स्टोमेटा क्लोज करके वाटर लॉस बचा लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी भी तो कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ही कम तो फिक्स करके ऑक्सीजन देगा भी कम, मतलब ओवरऑल प्लांट के सारे फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं, समझे बात। तो डायरेक्टली आप ये कहोगे कि प्लांट को अफेक्ट करता है वाटर स्ट्रेस, डायरेक्टली प्लांट को, उसके फंक्शन को, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है वाटर स्ट्रेस। ये बात क्लियर है क्या? टेम्परेचर क्लियर, वाटर क्लियर, जल्दी बताओ। लास्ट फैक्टर था ये बस आपका, इससे पहले कौन से फैक्टर देखे हमने, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। फटाफट से मुझे बताओ, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर, ये चारों फैक्टर्स क्या आपके डन है? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ भाई, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, फटाफट से बता दो मुझे। चारों फैक्टर्स क्या आपके डन है? ये हुआ आपका लेक्चर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। कल हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं, जल्दी से बता दो भाई, डन हो गया क्या? समझ आ गया सभी को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है चारों फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को किस तरह से, कब, कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? ओके और इसमें एक कॉन्सेप्ट और अपने बीच में पढ़ा है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, लॉ ऑफ ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये भी याद रखना है भाई, ठीक है। चलो आप क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे कल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करना। तब आपको क्या करके आना है, पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना है। सारे के सारे लेक्चर्स आपको कहाँ मिलेंगे?
अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट निकालोगे, सारे लेक्चर्स मिलेंगे लाइन से विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इससे पहले वाले जितने चैप्टर्स हम कर चुके हैं सबके, और आज करेंगे इस वाले चैप्टर का करेंगे कल। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? लाइक जरूर करना, सेशन को शेयर करना सारे दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि चारों फैक्टर समझ में आए हैं या नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। अगर आपने अभी तक ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो? मैडम आके थप्पड़ लगाए हैं? फटाफट से लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अवेल कर लो जल्दी से जाके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।